हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका कोटड़ा क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कैपिटल क्या होती है, एसेट्स क्या होती है, एसेट्स कितने प्रकार की होती है, ड्राइंग्स क्या है, एसेट्स और गुड्स में क्या अंतर होता है। ये बेसिक चीज़ें आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। बेसिक चीज़ें पढ़ने से अपने को क्या फ़ायदा होगा? बेसिक चीज़ें पढ़ने से अपने को यह फ़ायदा होगा कि आगे आप बीकॉम एमकॉम कुछ भी डिग्रियाँ करने के बाद जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे बेसिक चीज़ें वहाँ पूछी जाती है। और अकाउंटिंग का अपने को बेसिक नॉलेज ही नहीं है, अगर अपन वहाँ बेसिक नॉलेज ही नहीं बता पाए तो अपने वहाँ प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। इसीलिए अपन बेसिक चीज़ें इस वीडियो में आज जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स अपन ये जानेंगे कि पूंजी क्या है। पूंजी इंग्लिश में कहा जाता है कैपिटल। पूंजी कैपिटल का मतलब होता है कि जो बिजनेस का ओनर होता है, बिजनेस का मालिक होता है, वो बिजनेस में कैश, कोई भी एसेट्स या कोई भी गुड्स लगाकर जब बिज़नेस स्टार्ट करता है तो उसको कैपिटल कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कोई किराने की दुकान है, कपड़े की दुकान है, बड़ी मिल फैक्ट्री है, तो आप जब उसको शुरू करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो वहाँ लगाना पड़ेगा। किराने की दुकान है तो किराने के सामान आपको वहाँ रख के रखना पड़ेगा, तभी तो आप उसको सेल करेंगे। और अगर आपके पास कोई कपड़े की दुकान है तो कपड़े का सामान आपको ला के रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत कैश भी अपने यहाँ रखना पड़ेगा, तभी आपका बिज़नेस शुरू होगा। तो बिज़नेस शुरू करते वक्त आप जो भी कैश लगा रहे हैं, जो भी आप अपनी बिज़नेस में एसेट लगा रहे हैं, गुड्स लगा रहे हैं, वो सब आपकी कैपिटल कहलाती है, यानी पूंजी कहलाती है। कैपिटल जो है वो बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, यानी बिजनेस की लाइबिलिटी है, बिजनेस के ओनर की लाइबिलिटी नहीं है। बिजनेस के ओनर के लिए तो एसेट्स है, लेकिन बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। और ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि अपन जो है वो बिजनेस के अकाउंटेड है, बिजनेस के ओनर के अकाउंटेड नहीं है। बिजनेस के अकाउंटेड है इसलिए बिजनेस की तरफ से अपन सोचेंगे, यानी अकाउंटिंग में बिजनेस और बिजनेस के ओनर दोनों को अलग अलग माना गया है, दोनों एक नहीं है। अगर बिजनेस का ओनर उसमें पैसा लगाएगा बिजनेस में तो उसकी भी एंट्री होगी, और अगर बिजनेस का ओनर जो है वो पैसा निकालेगा तो उसकी भी एंट्री होगी। इसीलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यानी बिजनेस का ओनर और बिजनेस जो है वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो चलिए, पूंजी कैपिटल का मतलब आप समझ गए होंगे कि कैपिटल बिजनेस का जो ओनर होता है वो जो भी कुछ बिजनेस स्टार्ट करते समय लगाता है वो कैपिटल कहलाती है। तो अब आप ये कहेंगे कि सर बिजनेस स्टार्ट करते वक्त कैपिटल लगाई जाती है, बीच में नहीं लगाते हैं? बीच में भी लगाते हैं। अगर बिजनेस चल गया, अपना अच्छा चल रहा है, अब और पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो अपन और पैसा घर से ला के आएंगे और उसको लगाएंगे, बिजनेस के अंदर उस कैश को लगाएंगे, तो वो एडिशनल कैपिटल कहलाएगी, यानी अतिरिक्त पूंजी कहलाएगी। तो ये होती है पूंजी, यानी बिजनेस का ओनर जो बिजनेस में लगाएगा वो पूंजी कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं पूंजी के बाद आहरण की, कि आहरण क्या होता है। आहरण का मतलब आप सभी जानते होंगे, नहीं तो ध्यान से देखिए, मैं बताता हूँ। आहरण को इंग्लिश में कहा जाता है ड्राइंग्स। आहरण जो है वो कैपिटल का जस्ट अपोजिट होता है। कैपिटल का अपोजिट कैसे? बिजनेस का ओनर लगाएगा तो कैपिटल है, बिजनेस का ओनर बिजनेस से कुछ चीज़ निकाल लेगा तो वो ड्राइंग्स है, और वो पर्सनल यूज़ के लिए। कैसे? जैसे आप बिजनेस के ओनर हैं, अब आपको घर पे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई जो आपके बिजनेस में है, तो आप उस बिजनेस से वो पर्सनल यूज़ के लिए निकालेंगे, घर के लिए ले जाएंगे, और इसे ड्राइंग्स कहा जाता है। जैसे आपकी किराने की दुकान है तो अब किराने का सामान आप दूसरी जगह थोड़ी खरीदने जाएंगे, जैसे किसी दुकान पर जाएंगे खरीदेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। आप किराना का सामान आपके घर पर ज़रूरत पड़ रही है तो आप अपनी किराने की दुकान से आप अपना सामान निकालेंगे और घर पर ले जाएंगे। तो आप घर पर तो ले जाएंगे, ले जा सकते हैं आप, लेकिन इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा ड्राइंग्स। यानी जब बिजनेस का ओनर है, अपने बिजनेस से कुछ भी कैश की जरूरत पड़ जाए तो कैश या कोई एसेट्स या कोई गुड्स बिजनेस से निकाल लेता है और अपने पर्सनल यूज़ के लिए घर पे लेकर चला जाता है, तो ये ड्राइंग्स कहलाता है। जैसे आपके LIC प्रीमियम है। LIC आप सभी जानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। प्रीमियम आप पेड कर रहे हैं, तो प्रीमियम आपकी खुद की लाइफ इंश्योरेंस किसका होता है? इंसान का होता है, नहीं, बिजनेस के ओनर का। बिजनेस के ओनर की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है आपने बिजनेस से पे कर दी है, तो वो भी ड्राइंग्स है, आप ये ध्यान रखिएगा। यानी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो ड्राइंग्स है, लेकिन फायर इंश्योरेंस प्रीमियम वो ड्राइंग्स नहीं होता है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम किसका होता है? अग्नि बीमा किसका होता है? आग का बीमा जो है वो बिजनेस का होता है, यानी बिजनेस का एक्सपेंसेस है, इसलिए ड्राइंग्स के अंतर्गत नहीं आएगा। मेरे को ये बात याद आ गई तो मैंने आपको बता दी कि LIC जो है वो ड्राइंग्स है, लेकिन फायर इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो ड्राइंग्स नहीं है। फिर भी अपन आगे जब फाइनल अकाउंट्स में पढ़ेंगे तो वहाँ अपन और इस चीज़ को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब कैपिटल और ड्राइंग्स का मतलब समझने के बाद अब अपने समझते हैं कि एसेट्स क्या है और गुड्स क्या है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कि एसेट्स। एसेट्स मतलब संपत्ति, हिंदी में बोलते हैं संपत्ति, इंग्लिश में एसेट्स। और इसके बाद अपन जानेंगे कि माल यानी गुड्स क्या होता है। चलिए, गुड्स क्या होता है? बिजनेस में जो भी मटेरियल, जो भी सामग्री आप परचेज करते हैं और सेल करते हैं उसे गुड्स कहा जाता है। यानी परचेज और सेल जिस भी सामग्री का आप करेंगे वो आपके लिए गुड्स है। और जो वस्तु आप अपने बिजनेस में खरीदेंगे और बिजनेस में काम में लेंगे वो आपकी एसेट्स है, यानी आप उसको सेल नहीं करेंगे, उसको आप बिजनेस में खरीदेंगे जरूर और बिजनेस के काम में लेने के लिए खरीदेंगे।
जैसे मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान में आप क्या करते हैं, कपड़ा खरीदते हैं और कपड़ा बेचते हैं, कपड़ा खरीदते हैं कपड़ा बेचते हैं। तो ये वो रेडीमेड कपड़ा भी हो सकता है, कोई सा भी कपड़ा हो सकता है, आप खरीदते हैं और बेचते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं। तो वो कपड़ा आपके लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया, वो आपके कपड़ा आपके लिए माल हो गया। लेकिन कपड़े के अलावा आपने वहाँ अपने दुकान में कंप्यूटर लगा रखा, अकाउंटिंग करते हैं आप बैठ के, या आपने पंखा लगा रखा, कूलर लगा रखा, एसी लगा रखी है, तो वो सब आपकी क्या है, एसेट्स हैं। क्योंकि वो कूलर, एसी, पंखा, फर्नीचर सब उसको आपने क्या किया है, परचेज़ किया है। पर परचेज़ तो किया है, पर बिजनेस में काम में लेने के लिए परचेज़ किया है, सेल करने के लिए परचेज़ नहीं किया है, तो उसे एसेट्स कहा जाता है। तो एसेट्स वह मूल्यवान वस्तुएं हैं जिसको आप बिजनेस में खरीदते हैं और काम में लेते हैं। और गुड्स क्या होता है, खरीदते हैं और बेचते हैं और खरीदते हैं और बेचते हैं, तो ये गुड्स है। तो गुड्स और एसेट्स में ये बेसिकली अंतर होता है। अब एक फिक्स रट्टा मार लेते हैं स्टूडेंट्स की, फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, ये सब क्या है, एसेट्स है, ऐसे रट्टा मार लेते हैं, और बाकी बचा जो गुड्स है। ऐसे नहीं होता है। देखिए अगर कोई फर्नीचर का बिजनेस है आपके, तो फर्नीचर आपके लिए फिर वो एसेट्स नहीं है, फर्नीचर आपके लिए फिर वो क्या हो जाएगा, आपके लिए फर्नीचर वो फिर गुड्स हो जाएगा। क्योंकि फर्नीचर ही आप खरीदते हैं और फर्नीचर ही आप बेचते हैं, तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स हो जाएगा। और फर्नीचर के अलावा जो कुछ भी है आपके पास, वो सब आपकी क्या हो जाएगी, एसेट्स हो जाएगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि एसेट्स क्या होती हैं। एसेट्स और गुड्स में अंतर के बाद अब हम ये पढ़ते हैं कि एसेट्स कितने प्रकार की होती है, यानी संपत्ति के प्रकार। संपत्ति के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स डियर स्टूडेंट्स 3 प्रकार की होती है, आप ये ध्यान रखिएगा, टोटल 3 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले जो एसेट्स होती है वो होती है नंबर 1 पे स्थायी संपत्ति। स्थायी संपत्ति को अपन सबसे पहले लेंगे, इंग्लिश में कहा जाता है फिक्स्ड एसेट्स। नाम से पता चल रहा है, स्थायी मतलब होता है वह संपत्ति जो आपने बिजनेस में खरीदी है और लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको काम में लेंगे, उसे आप फिक्स्ड एसेट्स कहेंगे। फिक्स्ड है, आप इसको ये नहीं कि आप उसको रोज़ बदल देंगे या रोज़ खरीद लेंगे रोज़ बेच देंगे, या एक खरीद लिया 6 महीने बाद बेच दिया। बहुत कम कंडीशंस ऐसी होती है जब एसेट्स को बेचा जाता है जो वो बिल्कुल ही आपके काम नहीं आ रही हो, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हो, पुरानी टेक्नोलॉजी की हो गई हो। अब नई टेक्नोलॉजी की एसेट्स मशीनें आ चुकी है, तो आप नई टेक्नोलॉजी की मशीन खरीद लोगे, तब आप उस एसेट्स को बेचोगे, बाकी उस एसेट्स को नहीं बेचोगे। तो फिक्स्ड एसेट्स यानी लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय के लिए आपकी जो एसेट्स काम आती है वह फिक्स्ड एसेट्स कहलाती है। स्टूडेंट्स स्थायी संपत्ति जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 मूर्त या दृश्य संपत्ति, इंग्लिश में कहा जाता है टेंजिबल एसेट्स। आप इसे भी इसके नाम से याद रख सकते हैं। मूर्त या दृश्य का मतलब होता है, दृश्य मतलब जो दिखाई देती है, मूर्त मतलब जिस एसेट्स की मूर्ति होती है जिसको अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका कोई भौतिक स्वरूप होता है, उसे कहा जाता है मूर्त या दृश्य संपत्ति। जैसे मशीनरी, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये एसेट्स जो है वो दृश्य संपत्ति यानी मूर्त संपत्तियां हैं, टेंजिबल एसेट्स जो दिखाई देती है, इनको मूर्त संपत्ति कहा जाता है। इन सभी के बारे में आप जानते होंगे। मशीनरी जो आप छोटी बड़ी मशीन खरीदते हैं आपके बिजनेस में काम आती है। प्लांट मतलब वह स्थान जहाँ पर मशीनरी लगाई आपने, और प्लांट का मतलब वह स्थान जहाँ पर आपने मशीन लगाई और किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन किया, यानी किसी भी कच्चे माल से आपने पक्के माल का निर्माण किया, रॉ मटेरियल से आपने फिनिश्ड गुड कन्वर्ट किया, तो वो उस स्थान को, उस एरिया को अपन प्लांट कहते हैं। और प्लांट के अंदर ही जो आप क्या है मशीनें वगैरह लगा कर रखते हैं, यानी फैक्ट्री आप कह सकते हैं, बिल्डिंग आप कह सकते हैं। उसके बाद आता है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है, भूमि और भवन, ये भी आपके एसेट्स है। और फर्नीचर तो आप सभी जानते हैं, फर्नीचर में आपकी टेबल कुर्सियाँ वगैरह, और ये इसमें आपके फर्नीचर में आता है। तो ये सब आपकी क्या है, फिक्स्ड एसेट्स यानी मूर्त या दृश्य संपत्ति है जो दिखाई देती है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि स्थायी संपत्ति में पहला भाग होता है मूर्त या दृश्य संपत्ति। इसके बाद दूसरा जो इसका भाग होता है, दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है अमूर्त या अदृश्य संपत्ति। यानी इंग्लिश में कहा जाता है इंटेंजिबल एसेट्स। अब
मूर्त या अदृश्य संपत्ति क्या है, जो दिखाई देती है, तो अमूर्त संपत्ति क्या है, जो दिखाई नहीं देती है, अदृश्य होती है, जो दिखाई नहीं देती, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, दिखाई नहीं देती है लेकिन फिर भी वो बिजनेस में है, तो उसे कहा जाएगा अमूर्त या अदृश्य संपत्ति। इसके मैं कुछ आपको उदाहरण बताता हूँ, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये मुख्य अमूर्त संपत्तियां होती है जो बहुत ज़्यादा काम आती है। पेटेंट आप सभी जानते होंगे, कोई भी नई चीज़ का आपने आविष्कार किया, कोई भी नई चीज़ आपने बनाई, तो उसका आपने गवर्नमेंट से लाइसेंस ले लिया ताकि कोई और व्यक्ति ये चीज़ नहीं बनाए, उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए, उसका फ़ायदा केवल आपको मिले, आपका आविष्कार कोई चुरा ना ले, इसके लिए आप लाइसेंस ले लेते हैं, तो वो पेटेंट कहलाता है। और ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क होता है आपके व्यापार का चिन्ह है, हिंदी में बोला जाता है व्यापारिक चिन्ह है, मतलब आपके बिजनेस का कोई मार्ग, कोई चिन्ह है जिससे आपके बिजनेस की पहचान है, ब्रांड नेम है, उसे कहा जाता है ट्रेडमार्क। इसको भी आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, नहीं तो आपके ट्रेडमार्क का कोई और यूज़ करेगा और आपके बिजनेस के बारे में कोई और यूज़ करेगा, उसका फ़ायदा कोई और उठाएगा, इसलिए उसे ट्रेडमार्क कहा जाता है। जैसे LIC आप सामने देखिए, LIC का जो लोगो है, लोगो मतलब व्यापार का चिन्ह है, वो ये है, ये वाला, यानी ये जो लोगो है वो और कोई LIC कंपनी के अलावा और कोई कंपनी उसको यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको लाइसेंस दिया हुआ है, उन्होंने इस चीज़ का लाइसेंस लिया हुआ है, इस लोगों को और कोई यूज़ नहीं कर सकता है। उसके बाद उनका एक स्लोगन होता है कि ज़िंदगी के बाद भी और ज़िंदगी के साथ भी, तो इस स्लोगन को, इस लाइन को भी कोई और कंपनी यूज़ नहीं कर सकती है, क्योंकि उनका भी इसके पास लाइसेंस है, तो वो ट्रेडमार्क कहलाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रेडमार्क क्या है। उसके बाद अपन बात करते हैं कॉपीराइट की। कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट मतलब कॉपी करने का अधिकार। जैसे कोई बुक है जो किसी ऑथर ने लिखी है, तो बुक तो ऑथर लिखेगा लेकिन उसको छापेगा वो नहीं, क्योंकि छापने का काम किसका है, पब्लिकेशंस का है, पब्लिशर का है। तो उस पब्लिकेशंस को वो बुक दे देगा कि भाई आप ये बुक छापिए और मार्केट में आप सेल कीजिए। तो उसने अपना जो अधिकार था कॉपीराइट का, यानी कॉपी करने का, वो अधिकार किसी और को दे दिया, तो इसे कहा जाता है कॉपीराइट। तो ये भी एक तरह से लाइसेंस हो गया। और उसके बाद आता है गुडविल। गुडविल क्या होता है, गुडविल को हिंदी में कहा जाता है ख्याति। ख्याति का मतलब ये होता है कि बिजनेस का नाम, बिजनेस की प्रसिद्धि, बिजनेस की प्रतिष्ठा जो है वो गुडविल कहलाती है, कि आपका बिजनेस कितना लंबा है, कितना बढ़िया बिजनेस है आपका, कितना उसका नाम चल रहा है मार्केट में, नाम से ही उसका प्रोडक्ट बिक रहा है, उसके मालिक को अपन नहीं जानते हैं, फिर भी उसका प्रोडक्ट जो धड़ाधड़ बिकता जा रहा है, उसका मालिक रोज़ बदल रहा है, नहीं बदल रहा है उस कंपनी का, फिर उस कंपनी के अपन प्रोडक्ट खरीदे जा रहे हैं, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छे से बिकता जा रहा है, तो इसे कहा जाता है गुडविल। जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, इनकी अपनी एक गुडविल है, अपनी एक प्रतिष्ठा है मार्केट में, इनके नाम से ही इनका प्रोडक्ट बिकता है, तो इसे कहा जाता है गुडविल। तो अब आप समझ गए होंगे कि गुडविल क्या है, कॉपीराइट क्या है, पेटेंट क्या और ट्रेडमार्क क्या है। ये वस्तुतः तीनों जो है, ये तीनों तो है वो लाइसेंस होते हैं, यानी गवर्नमेंट से आपने लाइसेंस ले रखे हैं, लेकिन गुडविल आपकी क्या है, आपकी प्रतिष्ठा है, प्रसिद्धि है, जो आपका नाम है, जो आप खुद बनाते हैं। और कभी कभी आप अगर बिजनेस परचेज करते हैं तो एसेट्स और लायबिलिटी का जो अंतर होता है वो भी गुडविल होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि गुडविल क्या है। तो स्थायी संपत्तियाँ दो प्रकार की होती है, मूर्त या दृश्य संपत्ति जो दिखाई देती है, अमूर्त या अदृश्य संपत्ति जो दिखाई नहीं देती। और जो मैंने इसके एग्जांपल आपको बताए हैं वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि जब अपन बैलेंस शीट बनाते हैं तो स्थायी फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल और इंटेंजिबल को अलग अलग लिखना होता है। अब अपने को याद ही नहीं है कि टेंजिबल क्या है, इंटेंजिबल क्या है, उसको अलग अलग नहीं लिख पाएंगे, इधर का उधर लिख दिया, उधर का इधर लिख दिया तो भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए आपको याद रखना है कि मूर्त संपत्तियाँ कौन कौन सी होती है और अमूर्त संपत्तियाँ कौन कौन सी होती है। तो स्टूडेंट्स, संपत्ति का पहला प्रकार फिक्स्ड एसेट्स पढ़ने के बाद अब अपन दूसरे प्रकार की बात करते हैं। संपत्ति का जो दूसरा प्रकार होता है नंबर 2, वो होता है चालू संपत्ति। चालू संपत्ति मतलब करंट एसेट्स। अब ये करंट एसेट्स क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। चालू संपत्ति वह संपत्ति है जो बिजनेस में आप खरीदते हैं या बिजनेस में उसका निर्माण होता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए ही होती है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए होती है। उसके बाद वो या तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी या उसका अस्तित्व जो है खत्म हो जाएगा। वो कैश में, अधिकतर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो उसे चालू संपत्ति कहा जाता है, यानी करंट एसेट्स कहा जाता है। तो कुछ समय के लिए बिजनेस में होती है। जैसे ध्यान दीजिए, डेटर्स हिंदी में कहा जाता है देनदार, कैश बैलेंस यानी रोकड़ शेष, बैंक बैलेंस यानी बैंक शेष, बिल्स रिसीवेबल
यानी प्राप्य बिल, स्टॉक यानी रहतिया, और पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय इंग्लिश में कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये आपके करंट एसेट्स होती है। अब इनको थोड़ा एक एक को थोड़ा समझ लेते हैं। देनदार, डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स वह एसेट्स है आपकी, वह व्यक्ति है, वह इंसान है, वह कस्टमर कह सकते हैं आप, आपके कस्टमर ही होते हैं। वह कस्टमर हैं जिनको आपने गुड्स बेचा तो है लेकिन उधार बेचा है। अगर आपने किसी कस्टमर को उधार नहीं बेचा, नगद बेचा, तो आप उससे पैसा ले लेंगे और बस खेल खत्म हो गया कि उससे कोई रिलेशन नहीं है आपका, बस खेल खत्म, अब उससे कुछ नहीं मांगते, खेल खत्म हो गया। लेकिन अगर आपने किसी को उधार बेचा है, क्रेडिट पे आपने प्रोडक्ट को सेल किया है, तो वो व्यक्ति आपके लिए क्या हो जाएगा? डेटर्स बन जाएगा। और डेटर्स आपकी क्या हो जाएगी? एसेट्स हो जाएगी, संपत्ति तो है अपनी। जैसे मान लीजिए मोहन है, मोहन को अपने 10,000 रुपये का जो गुड्स है वो उधार सेल किया, तो अब अपन उससे 10,000 रुपये मांगते तो 10,000 से डेटर्स बन जाएगा। देनदार मतलब देने वाला, देनदार अपनी एसेट्स है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे डेटर्स कौन है। डेटर्स वह व्यक्ति है, वह इंसान है, वह कस्टमर है जिसको बिजनेस में गुड्स उधार पर बेचा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस तो आप जानते हैं। कैश, आपके पास कितना बैलेंस, आपके गले में आपके पास कितना पैसा पड़ा हुआ हो, कैश बैलेंस कहलाएगा, रोकड़ शेष कहलाएगा। लेकिन आपके बैंक में जो बैलेंस है वो बैंक बैलेंस कहलाएगा। तो ये भी आपकी करंट एसेट्स में होती है, संपत्ति है आपकी। और उसके बाद आता है बिल्स रिसीवेबल। इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। बिल्स रिसीवेबल जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भाग है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अपने यहाँ कोई व्यक्ति आया दुकान पे कि सेठ जी मुझे उधार माल चाहिए 10,000 का, 20,000 का, लेकिन आप उनसे जानते नहीं हैं, जानते तो हैं पर कम जानते हैं, थोड़ा अपने को विश्वास कम है, तो उसको अपन क्या कहेंगे नॉर्मली कि हम आपको गुड्स तो सेल कर देंगे लेकिन आपको लिख के देना पड़ेगा स्टाम्प पेपर पे कि भाई आप हमें कुछ समय बाद, 2 महीने 3 महीने उसमें होते हैं, तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद आप हम पेमेंट कर देंगे। तो वो व्यक्ति अगर अपने को लिख के दे देता है साइन करके, तो वो अपने लिए क्या हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। यानी वो भी आपकी एक तरह से एसेट्स हो गई। जो डेटर्स था, तो डेटर्स किस में कन्वर्ट हो गया? बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि आप जिसको जानते हैं, जिसको बेच दिया आपने गुड्स उधार, वो तो डेटर्स है। लेकिन आपको जिसको नहीं जानते हैं और उसको व्यक्ति को भी आपने उधार बेचा है, तो वो उससे आप बिल ले लेंगे, उसे आप कहेंगे बिल्स रिसीवेबल यानी प्राप्य बिल। ये भी आपकी एसेट्स होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टॉक आप जानते होंगे। स्टॉक का मतलब होता है कि आपका गुड्स का स्टॉक, आपके पास कितना गुड्स पड़ा हुआ है, इसे स्टॉक कहा जाता है। ये भी आपकी एसेट्स होती है कि कितना आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ माल का, ये भी आपकी एसेट्स है, संपत्ति है। फिर आता है पूर्वदत्त व्यय। पूर्वदत्त व्यय का मतलब होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। मतलब कोई भी एक्सपेंसेस जो है वो आपने समय से पहले ही पे कर दिया। जैसे मान लीजिए किसी को सैलरी देनी है, मई की सैलरी आपने अप्रैल में दे दी यानी पहले ही दे दी, तो मई की सैलरी आपके लिए क्या हो जाएगी? प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाएगा। मतलब अगले साल का कोई खर्चा आपने इसी साल पे कर दिया, तो वो आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस। और आपने पहले ही पे कर दिया, एडवांस पे कर दिया, तो वो एडवांस एक्सपेंसेस यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके लिए क्या हो गया? एसेट्स हो गया। तो चालू संपत्तियां ये होती है करंट एसेट्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि करंट एसेट्स क्या है। तो स्टूडेंट्स, संपत्ति के 2 भाग यानी फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स पढ़ने के बाद अब अपन पढ़ेंगे तीसरा भाग। तीसरा लास्ट भाग है काल्पनिक या कृत्रिम संपत्ति। मतलब इंग्लिश में कहा जाता है फिक्टिशियस एसेट्स, FICTITIOUS, फिक्टिशियस एसेट्स। काल्पनिक या कृत्रिम संपत्ति मतलब वह संपत्ति जो कल्पना पर आधारित है, वास्तव में नहीं होती है, लेकिन इसको माना जाता है, कृत्रिम तरीके से इसको पैदा किया जाता है, बनाया जाता है या अपने आप ये बन जाती है, तो यह काल्पनिक संपत्ति कहलाती है। जैसे आपका हो गया एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। मतलब हिंदी में कहा जाता है विज्ञापन व्यय। इनको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम भी मैं बता देता हूँ, बहुत सी जगह ये भी यूज़ होता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब होता है प्रारंभिक व्यय।
विज्ञापन व्यय कहें या प्रारंभिक व्यय कहें एक ही बात है, इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर मैं समझा देता हूँ। विज्ञापन व्यय तो देखिए बिजनेस में आप जब अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो उससे संबंध में जो भी खर्चा हो रहा है वो विज्ञापन व्यय, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है, मार्केटिंग के लिए ज़रूरी है। और जितना आप प्रचार प्रसार करेंगे, जितना आप मार्केटिंग करेंगे, उतने आपका प्रोडक्ट सेल ज़्यादा होगा, और जितनी आपकी सेल्स ज़्यादा होगी उतने आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और जितना प्रॉफिट आपका ज़्यादा होगा उतने आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आप समझ गए, विज्ञापन के ऊपर किया जाने वाला खर्चा। उसके बाद आता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, यानी जब बिज़नेस शुरू होता है, बिज़नेस जब स्टार्ट होता है तो अपन स्टार्ट होते साल, फर्स्ट साल आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करना पड़ता है, विज्ञापन का बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस करना पड़ता है फर्स्ट साल, क्योंकि आपकी कंपनी नई नई है, मार्केट में आपको कोई नहीं जानता अभी, तो आपको भारी भरकम खर्चा करना पड़ता है। आपको अपने आप को बताने के लिए कि मार्केट में हम भी आए हैं, वो बताने के लिए आपको भारी भरकम एडवर्टीजमेंट का खर्चा करना पड़ता है। इसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रारंभिक व्यय, यानी बिजनेस जब शुरू होता है तो प्रारंभ में जो व्यय किए जाते हैं उन्हें प्रारंभिक व्यय कहा जाता है। अब आप ये कहेंगे सर ये एसेट्स कैसे हो गई, मैं बताता हूँ एसेट्स कैसे हो गई। काल्पनिक संपत्ति, कृत्रिम संपत्ति में ये एसेट्स के रूप में ही इनको लिखा जाएगा, क्योंकि ये आपके लिए लॉस है। ध्यान दीजिए, ये आपके लिए लॉस है, आपके लिए खर्चा है, पर आपके लिए खर्चा तो है, पर खर्चा ऐसा है जिसका लाभ आपको कई सालों तक मिलेगा, इसीलिए ये आपकी एसेट्स है। आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, तब आपने एडवर्टीजमेंट का जो है 10 लाख रुपये का खर्चा किया था। 10 लाख रुपए का आपने एडवर्टीजमेंट किया था जब आपने बिजनेस शुरू किया था। तो अब आपको ये 10 लाख रुपए का जो लाभ है वो क्या एक साल ही मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि आपने विज्ञापन व्यय तो फर्स्ट साल किया, लेकिन अब लोग उस कंपनी को जान गए हैं, आपके प्रोडक्ट को जान गए हैं, तो उसे बार बार खरीदेंगे, तो आपको इसका लाभ जो है कई सालों तक मिलता रहेगा। अब आप ये मानते हैं कि इसका लाभ मान लीजिए 5 साल तक मिलेगा, तो आप इसमें 5 का भाग लगा देंगे। तो 10 लाख में आप क्या करेंगे, 5 का भाग लगा देंगे, यानी 2 लाख रुपये। तो 2 लाख रुपये जो आपके हर साल का एक्सपेंसेस माना जाएगा, और 2 लाख रुपये को आपको हर साल अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है, क्योंकि आप एक साथ 10 लाख रुपये नहीं लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में आपने अगर प्रॉफिट एंड लॉस में 10 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए तो आपको फर्स्ट साल ही 10 लाख का लॉस हो जाएगा, और ये 10 लाख रुपये पहले साल का एक्सपेंसेस तो है नहीं, तो पहले साल को ही दे दिया आपने तो पूरा का पूरा ही, तो आप वहाँ पे गलत हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस विज्ञापन व्यय को, प्रारंभिक व्यय को उतने सालों में बांट देना है जितने साल तक ये इस खर्चे का आपको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार 2-2 लाख रुपए आपको हर साल लाभ मिलता रहेगा इसका, तो 2-2 लाख रुपए आप हर साल इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते रहेंगे। तो आपकी फिक्टिशियस एसेट जो व्यय के रूप में है, एक्सपेंसेस के रूप में है, वो आप उसको रिटर्न ऑफ करते जाएंगे 2-2 लाख रुपए से, और धीरे धीरे हर साल वो 2-2 लाख रुपए से कम होती जाएगी, और 5 साल बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये एसेट्स की साइड ही लिखेंगे, क्योंकि लॉस है, और लॉस को आप धीरे धीरे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करके ख़त्म करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि काल्पनिक या कृत्रिम संपत्ति क्या होती है। वह संपत्ति जो कल्पना पर आधारित होती है, ये एक तरह से एक्सपेंसेस हैं जिसका लाभ अपने को कई सालों तक मिलता है। तो अब आप तीनों प्रकार के एसेट्स के बारे में समझ गए कि फिक्स्ड एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स क्या है, और फिक्टिशियस एसेट्स क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आगे की वीडियो में अपन ये जानेंगे कि इसके बाद परचेज क्या होता है, सेल्स क्या होता है, इसके बारे में आप आगे की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।